हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे 5th लेक्चर में। रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज चल रही है और आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा है। आई होप कि आप लोग अच्छे से सब समझ पा रहे हैं और सारे टॉपिक सही से कवर हो रहे हैं। ठीक है, हमारा फोकस रहेगा कि अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे, है ना। रिवीजन में हम भागेंगे नहीं, आराम आराम से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और रिवाइज भी करते चलेंगे। जो एरियाज बहुत ही ट्रिकी होते हैं वहां पे जरूर टच करते हैं। अगर आपको और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या कोई भी दिक्कत हो रही है तैयारी में, कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट करिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो सारे अपडेट्स, पीडीएफ्स, डेली क्विजेस सभी के लिए ज्वाइन कर लीजिए थिंक टैंक यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आज हम यहां से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि 1 फरवरी से सेम फॉर्मेट में हम रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज भी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, वहां से आपको क्या होगा बेटा, वहां से आपको इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली मैं देखता हूं कई एस्पिरेंट्स परेशान रहते हैं और जो जो टॉपिक्स जहां से यूपीएससी हिट करता है वो उठा के समझेंगे और एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके ओके, चलो आज के टॉपिक शुरू करते हैं। आज क्या है भाई, सेंटर स्टेट रिलेशंस और इंटर स्टेट रिलेशंस। यहां से भी बहुत घुमावदार क्वेश्चन बनते हैं, कोई बात नहीं, हर चीज हैंडल करेंगे। बढ़ते हैं, सेम फॉर्मेट है ना, सेम फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले 10-15 मिनट देखेंगे कहां एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्या टॉपिक्स हैं, पूरा बेस बनाएंगे, फिर फटाफट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ओके क्लियर। तो चलिए पहले देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इन द 7th शेड्यूल हैज अंडरगॉन अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। पता होगा भाई, 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसपे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, नॉट गवर्नमेंट पार्लियामेंट। ठीक है, ये स्टेट लिस्ट जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट दोनों ही के पास, पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉ बनाने की, बट अगर दोनों ने लॉ बना दिया, कंफ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट लॉ विल प्रिवेल। ठीक है, अब इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जब इनैक्ट हुआ था, जब वो इफेक्ट में लाया गया था तो कुछ कुछ सब्जेक्ट इसके अंदर थे, कुछ कुछ इनके अंदर थे, कुछ कुछ इनके अंदर थे। ठीक, क्या इससे सब्जेक्ट्स को चेंज करा जा सकता है? मतलब कोई सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट में डाल सकते हैं, कोई सब्जेक्ट को कॉन्करेंट से निकाल के यूनियन में डाल सकते हैं। क्या कर रहे हो, फेडरल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कर रहे हो, कर सकते हो, बट कौन सी मेजोरिटी लगेगी? स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज पढ़ी थी ना, याद है? स्पेशल के भी 4 टाइप होते हैं, जरूर देखो वो वीडियो। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज। ठीक भाई, यहां कौन सी मेजोरिटी लगेगी? स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स। तो 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया था भाई, 42nd अमेंडमेंट ने यहां से कई सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट में डाल दिए गए थे। समझ गए? तो उसी वजह से आप देखोगे जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करा गया था, इफेक्ट में लाया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स थे, आज कितने हैं? 52। यूनियन लिस्ट में 97 और 98 थे, 97 थे, आज कितने? 98। बल्कि स्टेट लिस्ट में दोनों में बढ़ रहे हैं, स्टेट लिस्ट में 66 थे बेटा, आज की तारीख में 59 है। तो रिडक्शन किस में दिख रहा है हमें? स्टेट लिस्ट में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है ये बात सारी, है ना? कौन कौन से जरा एग्जांपल बताओ, जैसे कि एजुकेशन एग्जांपल, एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, उसको कॉन्करेंट में कर दिया 42nd ने। और एग्जांपल बताओ कौन कौन से उठा के किस में कर दिए? कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटरीज एंड एनी इक्वल टेरिटरीज। एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है? देखो, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं सेंटर की और स्टेट्स की, वो क्या है? पार्लियामेंट लॉ बना सकता है एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए। क्या फर्क है टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में? मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर वो लॉज बना सकती है जिनकी वैलिडिटी है, जिनकी एप्लीकेबिलिटी विद इन द स्टेट रहेगी। ठीक, ये है सिंपल सा फंडा, लेकिन यहां पे एक कैच है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन को क्या करती है? लिमिट करती है। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ सर्टेन यूटीज विच हैव सेम फोर्स एज पार्लियामेंट्री लॉज। ठीक, सर्टेन यूटीज लिखा है, कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड चौथी दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। अब कहोगे चलो तो 2 अलग है, नहीं, अगर नहीं पता है तो आज जान लो, दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अब दोनों मर्ज है एक ही में, अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो इन 4 के लिए प्रोविजन करता है कॉन्स्टिट्यूशन
कि प्रेसिडेंट क्या बना सकता है, रेगुलेशंस बना सकता है जो कि सेम एप्लीकेबिलिटी है, सेम फोर्स है एनी पार्लियामेंट्री लॉ। और क्या लिमिटेशंस है, अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जिसके लिए गवर्नर कहता है, अच्छा शेड्यूल्ड एरिया कौन नोटिफाई करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, बट जिस एरिया में, अगर शेड्यूल्ड एरिया, जिस भी स्टेट में शेड्यूल्ड एरिया नोटिफाइड है, वहां का गवर्नर कहता है कि दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट अप्लाई टू दिस शेड्यूल्ड एरिया, तो द पार्लियामेंट्स एक्ट विल नॉट अप्लाई, और द गवर्नर सेज कि भाई चलो अप्लाई कर दो, बस आई वांट दिस 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 मॉडिफिकेशन, तो पार्लियामेंट का वो लॉ उस मॉडिफिकेशन के साथ उस शेड्यूल्ड एरिया में अप्लाई होता है। आप कहोगे सर इतनी बड़ी पावर गवर्नर के पास, पार्लियामेंट से ही बड़ा, गवर्नर इज एन, एग्जैक्टली बोलना सही तो नहीं होगा, बट इट इज एन, अगर लेमैन भाषा में बात करें, इट्स एन एजेंट ऑफ सेंटर ओनली, ठीक है, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप समझ रहे हो इस बात को, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट पूछ रहा है ना, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बोथ, ओके, चलो। कंसीडर द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव लिस्ट विद द सब्जेक्ट, पूछ देता है ना, मैच करने को। क्या यूनियन लिस्ट में फिशरीज आता है, नहीं, फिशरीज सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का। क्या बैंकिंग स्टेट लिस्ट में, नहीं, बैंकिंग सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट का। देखो बहुत ही एक चीज समझ लो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, है ना, तुम्हें मेन तो याद करने पड़ेंगे, बट एक आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं मैं। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका नेचर कंट्री के इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और ऐसी चीजें जो पूरे थ्रू आउट द कंट्री कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, उनका जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ज्यादातर आपको यूनियन लिस्ट में मिलेंगे। जैसे डिफेंस, क्रूशियल फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस आपको कहां मिलेगा, यूनियन लिस्ट में मिलेगा। रेलवे कहां मिलेगा, यूनियन लिस्ट में मिलेगा, क्यों, कम्युनिकेशन के लिए बहुत क्रूशियल है पूरे देश में, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैंकिंग कहां मिलेगा, यूनियन लिस्ट में मिलेगा। एटॉमिक एनर्जी कहां मिलेगा, यूनियन लिस्ट में मिलेगा, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ तीसरा, कॉन्करेंट लिस्ट, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। तो भाई आंसर कितना हो गए, दोनों गलत हो गए, ओनली वन करेक्टली मैच पूछ रहा है ना, ओनली वन, ठीक, चले आगे, ओके। तबियत थोड़ी नासाज है बच्चों, तो अगर आपको वही फर्क दिखाई पड़ रहा हो लेक्चर में, कोशिश पूरी डाल रहा हूं, एफर्ट पूरा डाल रहा हूं, बट अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा हो तो माफ करिएगा मुझे, एक लेक्चर के लिए बियर कर लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, ठीक है, पहले ये समझो, देखो अभी मैंने बताया आपको कि अभी क्या बताया, आपको पता भी होगा और बता भी चुके हैं, पहले की वीडियो से बता चुके हैं कि पार्लियामेंट 7 शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट में लॉज हैं, केवल क्या कर सकते हैं, उन्हीं पर लेजिस्लेट कर सकते हैं और कॉन्करेंट में कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट्स सब्जेक्ट, जो भी स्टेट लिस्ट में दिए हैं 7 शेड्यूल में, ठीक है, बट ऑन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट कैन। हम जब नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकता है, देखे थे, वही देखो। तो अब क्या ऑर्डिनरी सेंस में पार्लियामेंट लेजिस्लेशन स्टेट फील्ड में आ सकता है, नहीं, ऑर्डिनरी डेज में नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जहां पे ये हो सकता है बच्चों, जहां पे ये हो सकता है। चलो पहला देखते हैं, पहला है भाई, अगर राज्यसभा क्या कर दे, एक प्रोक्लेमेशन पास कर दे, एक रेजोल्यूशन पास कर दे, अभी इसका रैशनैलिटी बताऊंगा आपको कि भाई पार्लियामेंट को क्या करना है, एक सब्जेक्ट है कोई स्टेट लिस्ट का, है ना, उस पे लॉ बनाना है, पार्लियामेंट एक ऐसा प्रोक्लेमेशन पास कर दे, रेजोल्यूशन पास कर दे विद स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, पास कर दे अंडर आर्टिकल 249, है ना, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट, जिसके लिए राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास करा है। क्यों अब ऐसा, क्योंकि राज्यसभा इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, और अगर वहां से रेजोल्यूशन पास होकर आ रहा है तो इसको स्टेट्स की मर्जी माना जाता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन, अच्छा ऐसा लॉ कोई बना दिया तो क्या भाई ये हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, नहीं, 1 साल इसकी वैलिडिटी होती है एक टाइम को, अगर 1 साल से बढ़ाना है तो फिर पास करो, फिर रेजोल्यूशन पास करो स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर बढ़ाना है 1 साल, फिर पास करो, मतलब 1 ईयर एट अ टाइम करके आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए क्या कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट दैट लॉज वैलिडिटी ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। क्लियर, पहली कंडीशन ये हो गई भाई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई भाई,
हाँ, दूसरी कंडीशन हो गई कि नेशनल इमरजेंसी पे, है ना, याद होगा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपने इमरजेंसी वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, नेशनल इमरजेंसी का हमने हर कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम बना सकती है, ठीक। तीसरी हो गई भाई, प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम बना सकती है ना। अब वो कैसे बना सकती है, इन दोनों में फर्क है भाई, इन दोनों में फर्क है, पढ़ लेना, है ना, या वीडियो जरूर देखना, ठीक। चौथा, टू गिव इंप्लीमेंटेशन टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि हमारे कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसके लिए हमारी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। ओके, क्लियर। क्या हो गया ये, ठीक है, इट्स ओके। तो आप 4 कंडीशन पढ़ ली। 5वीं कंडीशन क्या है बच्चों, इसको समझो ध्यान से, ठीक है। इसको क्या है, अगर 2 और मोर देन 2 स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर खुद ये बोलती हैं पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास करके कि डियर पार्लियामेंट प्लीज मेक अ लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, याद है सबको, है ना। ये लॉ ऐसे ही बना था, ठीक। मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे इस सब्जेक्ट पे लॉ बना दो, तो पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। बट द कैच इज कि जो ऐसा लॉ है, मान लो फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश और कर्नाटक लेजिस्लेचर ने कहा कि भाई इस एजुकेशन पे लॉ बना दो एक, तो क्या वो अब सब पे लागू होगा, सारे स्टेट्स पे नहीं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश और कर्नाटका पे ही लागू होगा, याद रखिएगा। बाद में अगर बाकी स्टेट्स चाहते हैं तो उसको एज इट इज अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक। अब वो लॉ बन गया, अब वो लॉ बन गया एजुकेशन पे, तो अब कल को उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का लेजिस्लेचर चाहे कि यार हम इस लॉ को ना मजा नहीं आ रहा है कि हमारे सरकार चेंज हो गई, कल को मानो वो सरकार पहले वाले की फ्रेंडली नहीं है, प्रो नहीं है, तो सोचे कि हम इस लॉ को रिपील कर सकते हैं, नहीं। पार्लियामेंट ने बनाया है वो लॉ, तो सिर्फ पार्लियामेंट ही रिपील करेगा उस लॉ को, याद रखिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द पावर टू रिपील और अमेंड दैट पर्टिकुलर एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट। समझ गए, ठीक। चलो अब देखते हैं, समझ गए, ये 5 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 249 आर्टिकल जरूर पढ़ना, 252 आर्टिकल जरूर पढ़ना, 250 आर्टिकल जरूर पढ़ना, ठीक है। Consider the following statement regarding parliamentary legislation in state field. Parliament can legislate on a state list subject during a national emergency only. नहीं, गलत है ना। और भी कंडीशंस हैं। When 2 or more states request the parliament to legislate on a matter, it becomes binding on all states. नहीं भाई, सब पे बाइंडिंग नहीं है, केवल जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है उन्हीं पे बाइंडिंग है, ठीक है। तो करेक्ट पूछ रहा है तो नीदर, डी आंसर हो जाएगा। Am I clear enough, है ना। चलो, the parliament can make laws for the state list during president rule. Absolutely true, ठीक है। During president's rule the state legislature is suspended or dissolved, ठीक। बहुत ही बड़ा एरिया है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। प्लीज अगर नहीं देखा है, लेक्चर 4 में हमने डिस्कस करा है, उसको जाके देखिए, बहुत जरूरी है। इमरजेंसी प्रोविजंस, तीनों टाइप की इमरजेंसी, उससे जुड़े सारे एरिया हमने अच्छे से कवर करे, ठीक। तो भाई ठीक है, बिल्कुल प्रेसिडेंट रूल के दौरान स्टेट लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड होता है या डिसॉल्व होता है, तो यही रीजन है कि फिर लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट, ठीक है। कैन क्यों लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो। तो ANRR ट्रू एनआर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो गया आंसर हमारा, क्लियर है। देखो यही होता है, जब सारे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे ना साथ में, तो जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे आगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती जाएगी, बिकॉज चंक ऑफ द चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। Under which circumstance does a resolution passed by Rajya Sabha allow Parliament to legislate on a state list subject? अच्छा, हाँ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ग्राउंड भी दिया है, ऐसा नहीं कि राज्यसभा किसी भी चीज पे कर सकता, राज्यसभा का मन है तो उसने कहा 249 आर्टिकल के अंडर की बनाओ लॉ ना। पार्लियामेंट ने बोला है राज्यसभा कैन डू दैट ओनली इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो यही ग्राउंड मेंशन्ड है। अगर पूछ लेगा स्टेटमेंट की the constitution has mentioned the grounds on which Rajya Sabha can allow parliament to legislate, हाँ, क्या ग्राउंड है, नेशनल इंटरेस्ट, समझ गए। चलो, what is the maximum duration for which the Rajya Sabha resolution enabling parliament to legislate on a state list matter can remain valid? बेटा मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है,
हाँ अब कैच है, अब कैच है। या सर 1 ईयर लिखे कि इनडेफिनेटली लिखे? अब देखो मैंने क्या बताया भाई, 1 ईयर एट अ टाइम बट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम वर्ड इज इंपॉर्टेंट, फॉर विच द राज्यसभा रेजोल्यूशन एनेबलिंग पार्लियामेंट लिस्ट कैन रिमेन वैलिड। बेटा इट कैन रिमेन वैलिड indefinitely for indefinite period but 1 ईयर एट अ टाइम। अगर यहां पे 1 ईयर एट अ टाइम या फिर एट वंस होता तो आंसर होता बेटा 1 ईयर। बट क्या पूछ रहा है, सीधा मैक्सिमम ड्यूरेशन इनडेफिनेटली। ठीक है, कितने भी समय के लिए कर सकते हो बट 1 ईयर एट अ टाइम। क्लियर, समझ गए इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बढ़ो। Consider the following statements regarding states' request to Parliament to enact laws on a matter in state list. A law so enacted applies only to those states. हाँ, absolutely true. अभी बताया. Any other state may adopt it afterward by passing. बिल्कुल ठीक है, ये भी बताया. Such a law can be amended or repealed by Parliament and not by the. हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है. करेक्ट पूछ रहा है तो all 3 करेक्ट हो गए भाई. all 3 करेक्ट हो गए. क्लियर, समझ गए आप? चलिए. Consider the following statements regarding the distribution of executive powers in India. The executive power of center extends to whole of India and covers matter on which parliament has exclusive power of legislation. Absolutely true है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे ना ज्यादातर तो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो वो दे आर एनालॉगस और दे आर कहोगे कंसिस्टेंट विद द लेजिस्लेटिव पावर्स। यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे लेजिस्लेटिव पावर्स रखती है तो उन सारे सब्जेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है एग्जीक्यूटिव पावर। जो जिसपे स्टेट लिस्ट के लॉज हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की पावर किसके पास है बेटा? उसको इंप्लीमेंट करने की स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट का क्या है? उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो है किसके पास? स्टेट के पास। ठीक है, स्टेट को क्या करना है? उनको अप्लाई करना है लॉस को। कहां पे थे हम? हाँ ठीक, पहला ठीक है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स एक्सटेंड ओनली टू मैटर्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, अभी बताया। प्लस क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट की एग्जीक्यूटिव पावर्स भी इन्हीं के पास है, स्टेट के पास है, यहां पे नहीं घूमना है। पार्लियामेंट के पास नहीं, या माफ करिएगा यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, स्टेट के पास है। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है करेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली बेटा। क्लियर, चलो। हाँ, असर्शन रीजन देखिए अब जरा। Article 365 allows the center to impose precedence rule in India, in a state, if the state fails to comply with the direction of the center. Absolutely true. ठीक, the imposition of the precedence rule ensures that the government of the state functions according to the provisions of the constitution. ठीक है, very easy है ना, and R is the correct explanation of A. ठीक, अब पढ़ चुके हो, सब इजी लगेगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। Consider the following statements regarding the mutual delegation of functions. Very important, ये कॉन्सेप्ट समझो। म्यूचुअल डेलीगेशन देखो क्या होता है, एक स्पेशल प्रोविजन हमारा क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। मुझे पार्लियामेंट नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे मैं यूनियन गवर्नमेंट लिखता हूँ, है ना बेटा? क्या लिखता हूँ? यूनियन गवर्नमेंट, और यहां लिखता हूं स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, यूनियन गवर्नमेंट चाहे कि उसका जो कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो डेलीगेट कर दे, वो किसको? स्टेट को। ठीक है, वो डेलीगेट कर दे वो स्टेट को कि स्टेट भाई तुम हमारा, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन हमारा है, लेकिन हम चाहते हैं इस एग्जीक्यूटिव फंक्शन को तुम हैंडल कर लो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक, स्टेट बोलेगा अच्छा ऐसी बात है, क्यों कर ले हम? तो यूनियन गवर्नमेंट कहेगी कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रोविजन बनाता है कि प्रेसिडेंट आपको बोल सकता है ये चीज करने के लिए, अब करो। स्टेट बोलेगा यूनियन भाई तुम एक बात भूल गए कि स्टेट लाइबल है प्रेसिडेंट के थ्रू, अगर ये चीज आती है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए या ना भी करने के लिए। आप समझे? मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन बी डेलीगेटेड टू स्टेट बाय द प्रेसिडेंट only with the prior consent of state. If state does not give its consent, states are not liable to take the union responsibility from the, या फिर the responsibility from the union. समझे आप इस बात को? मतलब स्टेट की कंसेंट जरूरी है। अच्छा, अब उल्टी बात करूं,
अगर स्टेट चाहता है उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन को यूनियन परफॉर्म करे तो क्या वो उसको दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। उसके थ्रू क्या है? उसके थ्रू गवर्नर के थ्रू दे सकती है, लेकिन फिर इनकी भी कंसेंट जरूरी है। मतलब एक दूसरे की कंसेंट से ये प्रेसिडेंट के थ्रू और ये गवर्नर के थ्रू अपने अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को एक दूसरे को डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक, क्या कोई तीसरी बात भी है? हाँ है। क्या है तीसरी बात? अब अगर यूनियन चाहता है, यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अब ये तो कंसेंट दे ही नहीं रहा है और हमें करना ही करना है, फिर तो क्या बिना कंसेंट के भी करने का कोई रास्ता है? हाँ है। उस संदर्भ के लिए या उस चीज के लिए आपको फिर पार्लियामेंट को लॉ पास करना पड़ेगा, जिस लॉ में वो फंक्शंस स्टेट को डेलीगेट करे जाएंगे। आप समझे? मतलब अगर विदाउट कंसेंट कुछ डेलीगेट करना है यूनियन टू स्टेट कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन, तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट्री लॉ चाहिए। ठीक है, अगर कंसेंट मिल जा रही है तो आप प्रेसिडेंट से भी कर सकते हो। समझ गए? अब देखो, स्टेट चाहे कि यार यूनियन कंसेंट नहीं दे रही है, हम बिना कंसेंट के यूनियन को दे दें, चलो एक लॉ बना देते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकती है। मतलब स्टेट के पास यूनियन कंसेंट के बिना उसको कुछ भी एग्जीक्यूटिव एक्शन डेलीगेट करने का रास्ता है ही नहीं। समझ गए इस बात को? विद कंसेंट, विदाउट कंसेंट, दोनों केस समझ जाओ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, आपको देखो क्वेश्चन। President can entrust executive function of center to a state government only with the consent of state government। कहोगे नहीं सर, only with the consent नहीं, अभी तो आपने बताया विदाउट कंसेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर पढ़ो, प्रेसिडेंट कह रहा है। हाँ, प्रेसिडेंट विद तो फिर तो ओनली कंसेंट ही कर सकता है। अगर विदाउट कंसेंट जाना है तो पार्लियामेंट्री लॉ से आओ। द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर टू अ स्टेट विदाउट द स्टेट कंसेंट। यही तो बात करी अभी। ठीक है, समझ गए बेटा? तो टू भी सही है। Hither are correct पूछ रहा है बोथ। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ, है ना? म्यूचुअल डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स? देखो, ऑल इंडिया सर्विस क्या है? हम सब इसी फील्ड से हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में केवल 3 ऑल इंडिया सर्विस है, IAS, IPS एंड IFOS, फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, यही 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। बाकी जो भी सर्विस एलोकेट करती आती है आपको, या तो वो स्टेट सर्विस के अंडर आती है या वो सेंट्रल सर्विस के अंडर आती है। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विस आपको पता होगा एक यूनिटरी फीचर है ना? अगर नहीं आपने लेक्चर देखा है पहला वाला, जाके देखिए, उसमें हमने बेसिक्स सारे कवर कर रखे हैं। प्लेलिस्ट पूरी फॉलो करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, अब देखो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। मेंबर्स सर्व बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स बाय टर्न्स, एब्सोल्युटली ट्रू, है ना? अगर आप किसी को जानते हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विस में सेलेक्टेड, आपको पता होगा उसको 5 से 6 साल के लिए, आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में बुलाया जाता है पोस्टिंग के लिए, अदरवाइज वो स्टेट्स में पोस्टेड रहते हैं। ठीक है, दीज सर्विसेज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स एनैक्टमेंट। वेरी इजी सेंटेंस, है ना? ये भी सही, ये भी सही। आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, IFOS बाद में ही बनाई गई थी बेटा, पहले 2 ही थी। जब 1950 में क्या हुआ था, इनैक्टमेंट हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तब 2 ही थी। कब लाई गई IFOS? बताइए, ऑल इंडिया सर्विस। ठीक, राज्यसभा हैज द सोल अथॉरिटी टू पास रेजोल्यूशन। हाँ, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, 312 आर्टिकल क्या बोलता है? बोलता है राज्यसभा केवल ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास करेगी, तभी ऑल इंडिया सर्विस की क्रिएशन होगी। नहीं, फिर वही बात, क्यों? बिकॉज इट्स अ फेडरल थिंग एंड राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। ओके, क्लियर? तो पूछ रहा है क्या सही होगा भाई? सब सही होगा, डी। ओके, क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 13। द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर्स। The Constitution authorizes the Parliament to adjudicate disputes relating to interstate river waters under Article 263। अब देखो, बहुत ही पेचीदा टॉपिक हो जाता है कई बच्चों के लिए, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ठीक, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजन करता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अंडर आर्टिकल 262, क्या बेटा? 262। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, खैर इसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि पार्लियामेंट भाई, यू हैव द पावर टू डू एनीथिंग, नॉट एनीथिंग, टू एडजुडिकेट बेसिकली फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन एनी स्टेट्स ऑन इंटरस्टेट रिवर वाटर्स। मतलब पार्लियामेंट का पावर है कि दो डिस्प्यूट अगर कोई अराइज हो रहा है तो उसको सेटल करने के लिए क्या करेगा? पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है। ठीक, तो पार्लियामेंट ने किया क्या? पार्लियामेंट ने बेसिकली 2 एक्ट पास किए, रिवर बोर्ड एक्ट
1956, और दूसरा इंटर स्टेट, राइटिंग के लिए माफी ऑलरेडी, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ठीक है, दो एक्ट पास करे। अब रिवर बोर्ड एक्ट क्या कहता है? रिवर बोर्ड एक्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश रिवर बोर्ड टू एडवाइस टू स्टेट्स और टू कंसल्ट देम, जिससे कि रिवर वाटर का एलोकेशन ठीक हो, दोनों में डिस्प्यूट ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बेसिकली रिवर बोर्ड एस्टैब्लिश हो सकता है इस एक्ट के तहत। और कौन करेगा याद रखना, पार्लियामेंट नहीं करेगा, यही घुमाएगा यूपीएससी, बोल देगा रिवर बोर्ड एक्ट gives parliament the power to establish river boards, नहीं, gives president the power to establish river board, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश रिवर बोर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक, अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या है भाई? इस एक्ट के तहत क्या होता है? ये एक्ट गिव्स द पावर अगेन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एड हॉक ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, कोई ट्रिब्यूनल बनाई जा सकती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, ये एक्ट क्या पावर देता है कि माफ करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है जो कि दो स्टेट्स के या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच कुछ डिस्प्यूट हो रहा है किसी रिवर को लेकर, तो उस पर अपना फैसला सुनाएगी। दिस फैसला, दिस डिसीजन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द स्टेट्स या फिर ऑन ऑल द स्टेट्स इन्वॉल्व्ड इन दैट डिस्प्यूट। एक बहुत चौंकाने वाली बात सुनो, आर्टिकल 262 इटसेल्फ सेज कि पार्लियामेंट जो भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जो भी प्रोविजंस करेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट डज नॉट हैव एनी से। मतलब बेसिकली अगर इस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन को देखें तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत बनी जो ट्रिब्यूनल्स हैं जो फैसला सुनाएंगी, उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं करा जा सकता है। समझे इस बात को? मतलब फॉर एग्जाम्पल कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो चल रहा है, उसको हम चाहते तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाते, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, आर्टिकल 262 बार सेट। लेकिन अब एक कैच है, अब तो मुझे बताओ, आपने पता ही होगा जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है वो तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जा चुका है, फैसला भी आ गया है ना? तो ये कैसे हुआ फिर जब आर्टिकल 262 बार करता है? भाई ये जानना चाहिए आपको, है ना? इतनी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आई होप जब आपने ये पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ही आया होगा। मैं बताता हूं कैसे। देखो बच्चों, जब ये चीज आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाटर इज समथिंग दैट इज इंटीग्रल टू अवर लाइफ, दैट इज इंटीग्रल टू यहां मैं लिखता हूं मैं, वाटर इज समथिंग दैट इज इंटीग्रल फॉर अवर लाइफ एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 एंड इट इज द exclusive, not exclusive, हाँ exclusive भी कहा, exclusive right of the citizens of India to approach Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights। बस इसी के तहत रास्ता खुल गया और कावेरी वाटर डिस्प्यूट कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट में चला गया। समझ गए इस बात को? टॉपिक भी समझ गए होंगे। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, ये तो गलत ही हो गया भाई, तो क्योंकि 263 की बात ही नहीं, 262 है, तो ये आर इज ट्रू वाला तो गया। पहला देख लेते हैं, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इंटरस्टेट। हाँ ठीक है, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। पानी पी लेता हूं मैं एक। चलिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड टू द एक्सटेंट दैट प्रोविजंस कंसर्निंग द फेडरल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड जॉइंट एक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। बिल्कुल ठीक है। जॉइंट एक्शन कैसे? सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या करेगा, पार्लियामेंट क्या करेगा, स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करेगा, फिर वो स्टेट्स के पास जाएगा, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स विल रेटिफाई एंड देन ओनली इट विल बिकम द एक्ट। ठीक है, तभी अमेंडमेंट हो पाएगा। सच प्रोविजंस रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड अप्रूवल बाय हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, कहां है भाई? करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड बोथ आर ट्रू। ओके क्लियर, ये हम पहले बहुत अच्छे समझ चुके हैं। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एनफोर्स बोथ सेंट्रल, माफ करिएगा थोड़ा कट हो गया, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, हाँ दोनों एनफोर्स करते हैं सेंट्रल और स्टेट लॉ। जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है भाई। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गलत हो गया,
द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, नहीं, पार्लियामेंट में बाय लॉ, है ना, पार्लियामेंट में बाय लॉ डू दैट। तो ओनली वन इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ, डन, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए जरा कि ऐसे स्टेट्स और ऐसे यूनियन टेरिटरीज बताइए जिनका कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है। किस किस का है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल का तो है ही, और एक यूनियन टेरिटरी भी है, उसका भी है। जरा बताया करो भाई, कमेंट किया करो, क्लास ऐसे ही इंटरेक्टिव बनती है। Consider the following statement regarding the role of the governor. The governor is the constitutional head of state and acts as an agent of center. नहीं नहीं, अभी मैंने बताया था लेमैन लैंग्वेज में तो आप बोल सकते हो एजेंट ऑफ द सेंटर, बट पेपर में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली अपने कई सारे जजमेंट्स में इस बात को बोल रखा है कि गवर्नर इज नॉट एन एजेंट ऑफ सेंटर, इट इज अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। The governor can be ruled by chief minister of state with the approval of, नहीं, governor serves on the pleasure of the president, okay। तो भाई neither are correct, या neither is correct, clear। चलिए फटाफट देखते हैं अगला। Consider the following, article 355 imposes a duty on the center to protect states from external aggression and internal disturbance, absolutely true, ये सही है। Center can direct the states under article to reduce the salaries of state employees, नहीं, this cannot be true, this can be done in the terms of या फिर in the progress of, या in the progress कह ले, अगर चल रही है फाइनेंशियल इमरजेंसी तो, ठीक है, क्लियर। तो हो गया 1 इज ओनली करेक्ट। चलिए आगे फटाफट देखिए और क्वेश्चंस। Parliament has exclusive power to levy taxes on subjects in the union list. There are no tax entries in the concurrent list except for taxes on goods and services. प्लीज इसको समझो, कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी एंट्री नहीं थी, ठीक है, बट जीएसटी ने आके उसको एक एक्सेप्शन किया है। तो देयर आर नो टैक्स एंट्रीज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब जीएसटी क्या है, जीएसटी के ऊपर जीएसटी लगाने की कॉन्करेंट पावर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को देता है, सेंटर को भी और स्टेट को भी। इसके पहले ऐसा कोई भी लॉ नहीं था या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था जिसके ऊपर कॉन्करेंट पावर्स हो इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। याद रखना, जीएसटी के बाद है जीएसटी। तो क्या बोल रहा है, इसकी लैंग्वेज पढ़ो, देयर आर नो टैक्स एंट्रीज इन कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं, जेनरिक स्टेटमेंट हो गया, एक्सेप्ट फॉर जीएसटी बोलता तो ठीक होता, इसको मैं गलत में ही काउंट करूंगा। पहला तो सही है बेटा, है ना। The residuary power of taxation lies with us. No, it is, आपको पता भी नहीं है फिर भी it is very obvious कि गलती होगा। How many are correct? Only one is correct, है ना। चलिए आगे बढ़े। Which of the following taxes is exclusively assigned to the states under the state list? अब देखो भाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कई तरीके के टैक्सेस डिस्कस करता है। Some taxes are those which are especially levied by center but collected and appropriated by states. Some are levied, collected and appropriated by states only. यहां पे क्या पूछ रहा है, exclusively assigned to states। तो ये अगर आप यहां पे देखोगे तो लैंड रेवेन्यू इज एक्सक्लूसिवली असाइंड टू द स्टेट्स, ठीक है, समझ गए इस बात को। प्लीज ये फैक्चुअल चीज है, इसको पूरा पढ़ के जाना है, आपको याद करना है। आगे बढ़ो। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी? बहुत इजी है, फर्स्ट 100 फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है, क्लियर। ये तो बात ही करने की बात नहीं है, पहले भी हम देख चुके हैं, पूरी कहानी समझ चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन, एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 280 तहत के अंदर बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, है ना। कौन बनाता है भाई, प्रेसिडेंट बनाता है। इट मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर। देखो, सेंटर से और स्टेट में रेवेन्यू का कितना क्या नाम है, डिवोल्यूशन होगा, कितना रेवेन्यू आएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये तो बताता ही है फाइनेंस कमीशन। एक बात याद रखना, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, सेंटर से स्टेट में कितना आएगा, बट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा स्टेट्स के बीच में, वो भी क्या है, वो भी फाइनेंस कमीशन ही बताता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, क्या ये बाइंडिंग है? नहीं भाई, बाइंडिंग है नहीं। पहले तो प्रेसिडेंट की बात ही नहीं रहती है, पार्लियामेंट की बात रहती है, ठीक है, पर बाइंडिंग नहीं है। इट इज एडवाइजरी इन नेचर, इट इज बेटा एडवाइजरी इन नेचर। अभी बताओ, जिसके प्रेसिडेंट अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है, कौन सी फाइनेंस कमीशन है, ठीक है,
कौन सी फाइनेंस कमीशन है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी और दूसरी खत्म होने से पहले ही अगली का आपको कॉन्स्टिट्यूशन कर देना जिससे अपना वो काम चालू कर दे, ठीक है। तो इट मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट, हाँ ठीक है ना। बाइंडिंग तो गलत हो गया, तो विच आर करेक्ट 1 and 2 ओनली। ओके ओके बेटा, चलो आप कहोगे सर फाइनेंस कमीशन के बारे में और पढ़ाओ, कौन कौन होता है, कैसे कैसे होता है, वो भी पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा फाइनेंस कमीशन का अंडर द हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना। यहाँ पे फाइनेंस रिलेशंस चल रहे हैं, फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर स्टेट के, तो उसके संदर्भ में इतना ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो भी आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हर चीज को हर जगह नहीं पढ़ सकते हैं बेटा, है ना। Which of the following taxes is not subsumed under GST? GST आया सारे तरीके के, या सारे नहीं बोलूंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत तरीके के उसने अपने अंदर सब्ज्यूम कर लिए, जैसे कि स्टेट वैट को उसने सब्ज्यूम कर लिया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को सब्ज्यूम कर लिया, लग्जरी टैक्स को सब्ज्यूम कर लिया। कौन सा नहीं करा बेटा? प्रॉपर्टी टैक्स नहीं करा, जो कि लोकल बॉडीज कलेक्ट करती हैं, ठीक है। और कई तरीके के टैक्स है। ये हुआ भी था ना कि इस जीएसटी रियली वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, क्योंकि कई सारे स्लैब्स हैं इनके अंदर और कई सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं इंक्लूड करे गए हैं, जैसे कि टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम एंड डीजल या पेट्रोल और डीजल, अल्कोहल टैक्सेस, टोबैको टैक्सेस, इन सब टैक्सेस को नहीं इंक्लूड करा गया जीएसटी में, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे गिव अ लॉट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। और अगर ये करा जाता तो रेवेन्यू बहुत कम हो जाता उससे। समझ गए इस बात को? ओके क्लियर। प्रॉपर्टी टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी को भी नहीं। अगर आप में से कोई फॉरेन इंपोर्टेड गाड़ी इंडिया में मंगाता है तो उसको कस्टम्स देना पड़ता है ना, कस्टम ड्यूटी, वो भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं करी गई है, ठीक है, वो भी अंडर द एम्बिट नहीं है जीएसटी के। अंडर विच आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट 279A। जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है बेटा? फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं जीएसटी काउंसिल को। इस बात को याद रखना, प्रेसिडेंट में या फिर माफ करेगा प्राइम मिनिस्टर में घुमा देगा, आपको लगेगा हाँ यार जीएसटी काउंसिल है, प्राइम मिनिस्टर क्या पता हेड करता हूं, नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर हेड्स द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल अंडर आर्टिकल 278, जिसको प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके क्लियर, चलो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अभी पढ़ाया था ना ऊपर, अब देखो कितना आपको रिटेन है। आर्टिकल 262 states that parliament may by law provide for the education of any dispute, absolutely true, अभी समझाया। The River Boards Act provides for the establishment of river boards by the parliament। भाई गलत हो गए तुम, यहीं पे गलत हो गए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। The decision of an interstate water dispute tribunal is advisory and subject to judicial review by Supreme Court। नहीं, ओके नहीं, एडवाइजरी नहीं है, बाइंडिंग है और जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट नहीं है। अब कहोगे सर अभी तो बताया कावेरी वाटर डिस्प्यूट चला गया राइट टू लाइफ के थ्रू, दैट इज डिफरेंट। दैट इज क्या है? दैट इज कि एक दरवाजा ढूंढा गया है, बट अकॉर्डिंग टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ये चीज नहीं हो सकती है। क्लियर? ओके, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर हो गया 1 ओनली। ओके क्लियर, देख लो अच्छे से। ओके आगे बढ़ते हैं। Assertion: Interstate Water Disputes Act bars the jurisdiction of Supreme Court in disputes referred to a tribunal. Absolutely true. Under the provision of Article 262 of the Indian Constitution, Article 262 allows the Parliament to make such provision. यही बात हुई थी, ठीक है। तो ये ठीक है, ऐसे कोई एक्ट नहीं कर सकता है बार जुडिशियल रिव्यू, पता होगा आपको, बट इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 262 तो हो पाया। ओके क्लियर है, चलो। With reference to the interstate council, consider the following statements। अब देखो जरा बात कर लेते हैं आर्टिकल 263। अब आया ये है इंटरस्टेट काउंसिल्स के बारे में बेटा, इंटरस्टेट काउंसिल्स, ठीक। अब देखो जरा इसको, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ एक एक समझते जाओ। इंटरस्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी established under article 263। It is tasked with resolving interstate disputes and decisions are binding। The council consists of the PM, Chief Ministers, Governor of all states and अब देखो इस क्वेश्चन में छोटे छोटे शब्द है तो तुमको घुमाएंगे। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? हाँ है, बिकॉज आर्टिकल 263 डायरेक्टली बोलता है कि प्रेसिडेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट
इंटर स्टेट काउंसिल एज पर आर्टिकल 263 वेदर एनी टाइम ही सीम्स दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ है। ठीक, इट इज टास्क विद रिजॉल्विंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। डिसीजंस आर बाइंडिंग, नहीं, एडवाइजरी नेचर है इसका, तो ये गलत हो गया। आप देखो एक बेहतरीन तरीके से घुमाएगा तुम्हें। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ पीएम, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। भाई ऑल आ गया, यही गलत हो गया। कैसे? देखो चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं हर स्टेट से, अगर कोई ऐसा स्टेट है जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वहां की एग्जीक्यूटिव तो तुरंत क्या हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है ना तुरंत। तो उसको कौन करता है, उसको प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है थ्रू इस गवर्नर। तो अगर उस केस में ऐसा कोई स्टेट है जहां प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो क्या वहां से चीफ मिनिस्टर कैसे आएगा, तो वहां से गवर्नर आएगा। मतलब गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट नहीं, गवर्नर ऑफ दोज स्टेट जहां पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। तो ऑल की वजह से गलत हो गया स्टेटमेंट। 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, हाँ ठीक है, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसमें कि एक तो होम मिनिस्टर होगा ही होगा, बाकी को पीएम नॉमिनेट करेगा। ठीक है, तो यहां पे भाई कितना करेक्ट है, तीसरा गलत है, दूसरा गलत है, पहला वन ओनली इज करेक्ट। समझ गए आप? इंटर स्टेट काउंसिल, हाँ ठीक है, ओके चलिए। द जोनल काउंसिल, अब आगे जोनल काउंसिल आ गई। भाई देखो जोनल काउंसिल क्या है भाई, आपको पता होगा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बेटा, है ना, 1956। यहां पे कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिऑर्गेनाइज तो करा ही गया था, साथ ही साथ एक बेहतरीन प्रोविजन लाया गया था जोनल काउंसिल्स का। पांच जोनल काउंसिल स्टैब्लिश करी गई थी। नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, एक और कौन सी, सेंट्रल। ठीक है, ठीक है, हमारे इतने भी स्टेट्स हैं सबको कुछ कुछ जोन में डिवाइड कर दिया गया था, उनको क्लब करके इन जोनल काउंसिल्स में ले आया गया था। ठीक, क्या काम है जोनल काउंसिल्स का, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बूस्ट करना। ठीक है, चले अब देखो इसका कौन होता है, चेयरमैन होम मिनिस्टर, है ना, सारी ही जोनल काउंसिल का चेयरमैन होम मिनिस्टर होता है। वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, उन जो स्टेट्स इनका पार्ट है उनके चीफ मिनिस्टर्स बाय रोटेशन 1 ईयर। समझ गए? एक और जोनल काउंसिल है जिसका एस्टैब्लिशमेंट इस एक्ट के तहत नहीं हुआ था, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। उसके लिए 1976 में अलग से लेजिस्लेशन पास करा गया था। यहां पर घुमाता है यूपीएससी बोल देगा there are 6 zonal councils in total, that is absolutely true, those were established by SRA 1956। 5 एस्टैब्लिश करी गई थी, यहां से एक यहां से। समझ गए आप? समझ गए कौन सी, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। क्लियर? आप पढ़ लो स्टेटमेंट। द जोनल काउंसिल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, एक्ट के तहत करी गई थी। ठीक, ये तो गलत ही हो गया। जोनल काउंसिल वाज सेट अप अंडर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू प्रमोट इंटर, हाँ अब आई ना बात। ठीक, क्लियर? तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, आंसर हो जाएगा डी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following body was established under the recommendation of सरकारिया कमीशन? अब देखो अभी पढ़ाया था ना, अंडर आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश कर सकता है प्रेसिडेंट व्हेनेवर ही सीम्स फिट, किसको लगता है जरूरत है, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट में। तो ये सरकारिया कमीशन स्टैब्लिश करी गई थी 1983 में। इसने अपनी रिमोट आई गेस 88 में सबमिट करी थी और बोला था कि हाँ इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश करो, किसके लिए, स्मूथ सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए जनता दल गवर्नमेंट थी, उसने 1990 में स्टेट काउंसिल क्या करी थी, स्टैब्लिश करी थी इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा आंसर, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ओके, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि 1990 में जो स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश करी गई थी वो किसके रिकमेंडेशन पे करी गई थी, तो सरकारी कमीशन के। क्लियर? चलो, Consider the following statements regarding Article 301 of the Indian, very important topic। देखो Article 301 क्या बोलता है कि there is freedom of trade, commerce and intercourse between the states, नहीं between the states नहीं, only within the states नहीं। क्या बोलता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी मैंने पूछा था आपसे कि यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या फर्क है। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है ओनली द स्टेट्स, पर टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज
and any other territory that will be acquired by India in the future। ठीक है, समझ गए। तो टेरिटरी इज अ ब्रॉडर टर्म, तो यहां पे ओनली स्टेट्स लिख दिया तो गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल 301 गारंटीज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। डिफरेंस समझ गए। इसकी ये टेक्निकलिटी आपको नहीं पता है तो गलत कर दोगे। इन्हीं सबको समझने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ओके, द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 301 इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है, समझ गए आप। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट करेक्ट क्या है बेटा? करेक्ट है 2 ओनली। करेक्ट है कितना? 2 ओनली। ओके, अब एक और चीज समझो यहां पे। देखो अभी बताया मैंने कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पब्लिक इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक। एक बात और समझिए, वापस चलते हैं ऊपर की स्लाइड पे। यहां पे समझते हैं कि देखो पार्लियामेंट ग्राउंड्स मेंशन्ड है। पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर को रिस्ट्रिक्शन लगाना है पब्लिक इंटरेस्ट में, है ना, किस पे? फ्री ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स में, तो सच बिल शैल बी रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, सच बिल हैज टू बी रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ऐसे बिल को उठाकर गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, तभी ये इंपोजिशंस लग सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से। अब पार्लियामेंट का क्या सीन है भाई? पार्लियामेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट लगा सकता है, बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। क्या है? देखो, अगर पार्लियामेंट चाहे पब्लिक इंटरेस्ट में लगाएगा, हाँ लगा सकता है। अगर स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स है एनी पार्ट ऑफ इंडिया में, तो लगा सकता है, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टेट्स, मतलब किसी स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो तब रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, हाँ लगा सकता है। क्या वो वन स्टेट को प्रेफरेंस देने के लिए दूसरे में ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इज नॉट अ कंडीशन अंडर विच पार्लियामेंट कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शंस। यही हो गया, ये आपको याद करके जाना है। पर उससे भी इंपॉर्टेंट ये 3 याद करके जाने कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट व्हेन देयर इज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड, इट कैन impose restrictions on freedom of trade, commerce and intercourse. When there is scarcity of goods in any part of India, it can impose restrictions, ठीक है। अगर किसे लगता है किसी स्टेट्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए इट कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शंस। समझ गए आप इस बात को? समझ गए। चलिए आप देखते हैं आज का आखिरी सवाल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के लिए, ठीक है। The Northeastern Council was created by a separate act of parliament known as the Northeastern Central Council Act of 1971. Consider the following statement regarding its function. Northeastern Council formulates a unified regional plan for the common importance of the region. Absolutely true. ठीक है? It is responsible for reviewing security and public order measures taken by member states. Absolutely true. The Northeastern Council's functions are distinct and do not lap with the over. ऐसा नहीं है। जो जोनल काउंसिल्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मोर और लेस, जो जोनल काउंसिल बनी थी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से, जो इनके फंक्शंस हैं मोर और लेस, अच्छा ये 1970, माफ कीजिएगा मैंने 1976 बोल दिया था, ठीक है, 1971 एक्ट है। तो जो इनके फंक्शंस हैं 5 के, मोर और लेस वही फंक्शंस हैं इस जोनल काउंसिल के भी, ठीक है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ही है, ठीक है, कम नहीं। ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल ओवरलैप करते हैं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा गलत, आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ओके, करेक्ट पूछ रहा है। क्लियर है बच्चों? सारी बात हो गई। सेंटर स्टेट रिलेशंस और इंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिवर एक्ट और रिवर डिस्प्यूट वाला जो एरिया रहता है वहां बहुत कंफ्यूजन है, समझ लिया हमने। इंटर स्टेट काउंसिल वाला एरिया समझ लिया। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, म्यूचुअल डेलीगेशन क्या होता है सब समझ लिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। मेरी तबीयत आज थोड़ी नासाज है, तो इफ आपको एनर्जी में कुछ, एनर्जी लेवल में या फिर टीचिंग में कुछ भी ऊपर नीचे लगा है, तो बियर इट फॉर 1 वीडियो। हम बैक टू बेसिक्स हो जाएंगे अगले वीडियो तक, और अच्छे से जैसे अभी तक हम करके आए हैं वैसे ही करेंगे। आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू और आप बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओ 2025 के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। रिवाइज इकोनॉमी भी चालू होने वाली है, सब्सक्राइब करके जाइए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।